तो देखिए काफ़ी सारे लोगों का सवाल ये था कि एचडीबी फाइनेंस का जो आईपीओ आ रहा है, कुछ लोग बचे हुए हैं जो लोग अभी भी सोच रहे हैं कि एचडीएफसी का शेयर अभी बाय कर लूँ तो क्या मैं शेयर होल्डर कोटा के लिए एलिजिबल हो जाऊँगा क्या? और जो नए हैं वो पूछ रहे हैं कि भाई ये इतना शेयर होल्डर का महामारी क्यों चल रहा है, उससे होता क्या है? जो नए हैं उनके लिए मैं बता रहा हूँ। तो शेयर होल्डर कोटा में अलॉटमेंट के चांसेस ज़्यादा होते क्या? रिटेल में नहीं मिल पाएगा? तो ये सारी चीज़ों की जानकारी इस वीडियो में देने वाला हूँ। हालाँकि मैं बहुत पहले ही आपको टेलीग्राम पे अपडेट दे दिया था कि एटलीस्ट 1 शेयर आप लेके रखो। बहुत पहले ही बता दिया था कि आप कम से कम 1 शेयर एचडीएफसी बैंक का लेके रखो, सेफ साइड के लिए। हो सकता है आपको उतना लिस्टिंग गेन मिले, ना मिले, लेकिन क्या फ़र्क पड़ता है? 1 शेयर ही तो है, 1 लेके रख लेंगे। यहाँ पे काफ़ी 12 तारीख को मैंने अपडेट दिया था कि आप 1 शेयर एचडीएफसी बैंक का लेके रख लीजिए। तो क्या अभी भी चांसेस है या फिर आरएसपी फाइल हो चुकी है? इसके रिलेटेड आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। तो देखो डेट तो निकल के आ चुका है कि 25 तारीख से लेके 27 तारीख तक ये आईपीओ ओपन होने वाला है। डेट आ गया, बहुत बड़ा इशू साइज़ है, 12,500 करोड़ के आसपास का इशू साइज़ है, तो ठीक है। रिटेल 35% वेल एंड गुड। काफ़ी सारी चीज़ें समझ में आ रही हैं, रेवेन्यू वगैरह काफ़ी सही चीज़ है, आरओई भी ठीक-ठाक है। ये चीज़ें तो आप बाद में भी रिव्यू के टाइम पे मेन हमारा काम है, क्या आरएसपी फाइल हो चुका है, बेनिफिट होगा या फिर अब लेने से कोई फ़ायदा नहीं है। तो यहाँ पे आप देखते हैं कि अब जिनके पास भी ये शेयर है एचडीएफसी का, तो उनको मेल आना स्टार्ट हो चुका है कि एचडीबी फाइनेंस का आईपीओ आ रहा है तो आप एलिजिबल हो। और साथ ही जो लोग अनलिस्टेड मार्केट से एचडीबी फाइनेंस का आईपीओ पहले ही बाई कर लिए थे, फाइनेंस एचडीबी फाइनेंशियल का आईपीओ जो पहले ही बाई कर लिए थे, उनको भी मेल आ रहा है कि उनके जो शेयर्स हैं अब वो कर दिए गए हैं फ्रीज। यानी कि अब आप यहाँ से लेके 6 महीने तक नहीं सेल कर सकते। ये सारी चीज़ें यहाँ पे देखने को मिल रही हैं। अब हम बात कर लेते हैं कि इसके जो प्राइस बैंड है तो वो क्या हो सकते हैं? तो प्राइस बैंड जहाँ तक निकल के आ रही है, इसके वैल्यूएशन के हिसाब से तो ये अगर आप अनलिस्टेड मार्केट में इसका शेयर प्राइस चेक करते तो ₹1225 के आसपास दिख रहा है। हालाँकि जो हाई लगा था वो 1550 के आसपास हाई लगा था और 52 वीक लो था 965। तो वैल्यूएशन के हिसाब से ये आईपीओ है 650 से लेके 900 के अंदर ही आने वाला है। अभी फ़िलहाल 2 प्राइस बैंड निकल के आए हैं, एक है 780 का और दूसरा है 900 का। बाकी अभी काफ़ी सारी चीज़ें आनी बाकी है, तो वो सारी चीज़ें आपको टेलीग्राम पे अपडेट मिलती रहेगी। अब मेन चीज़ है कि क्या अभी भी चांसेस है आरएसपी फाइल हुआ है कि नहीं हुआ? तो देखो जो सोर्सेज़ पता चल रहे हैं, जो प्रूफ़ पता चल रहे हैं जैसे कि जो यहाँ पे अनलिस्टेड मार्केट से किए थे बाई, उनका फ्रीज़ हो गया, फिर शेयर होल्डर कैटेगरी के लिए आपको मेल आना स्टार्ट हुआ। तो ये सब देख के ऐसा लग रहा है और ऊपर से डेट भी फाइनल हो चुकी है कि किस डेट को आने वाला है और लिस्टिंग वगैरह सारी चीज़ें आपको क्लियर हो चुकी हैं। तो ये सब सारी चीज़ें देखने से यही लग रहा है कि ये आईपीओ का आरएसपी फाइल हो चुका है। हालाँकि अभी तक ऑफ़िशियल कोई अपडेट नहीं है। हो सकता है आज मॉर्निंग में भी हो जाए, ऐसा कुछ अपडेट है, लेकिन बहुत सारे सोर्सों से पता चल रहा है कि ये आरएसपी फाइल कल के दिन हो चुका है। अब करना क्या है, अगर आपने नहीं लिया है तो एक चांस है आप लेके रख सकते हो। अगर हो गया तो अगर कल के दिन आरएसपी फाइल होता है तो 1 दिन का टाइम मिलेगा तो कल तक आपके डीमैट अकाउंट में वो शेयर रहेंगे। बाकी चांसेस बहुत कम है कि आपको एलिजिबल हो पाओगे शेयर होल्डर कैटेगरी के लिए। लेकिन आप सेफ साइड के लिए एक लेके रख लो कि हो सकता है कि आपका लक सही रहे और 1-2 दिन का डिले हो जाए तो आपको चांसेस है कि आप एलिजिबल हो जाओगे। बाकी एक रियलिटी मैं बताता हूँ। अब शेयर होल्डर कोटा से हट के मैं एक चीज़ आपको बताता हूँ। देखो, मार्केट का सेंटीमेंट है बहुत वोलेटाइल है। उस बीच ये आईपीओ आ रहा है। वैल्यूएशन ठीक है, वो अपनी जगह पे है। लेकिन अगर जो वार वगैरह का सिनेरियो बना है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ता है, तो कितना भी अच्छा वैल्यूएशन पे आईपीओ आए, आपको अलॉटमेंट मिल जाएगा। रिटेल में हालाँकि आराम से अलॉटमेंट मिल जाएगा। भाई 12,500 करोड़ के आसपास का इशू साइज़ है। आपको अलॉटमेंट मिलने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। अब शेयर होल्डर कोटा लोग बोल रहे हैं, ठीक है। मैं आपको बताता हूँ एक हिस्ट्री। आपने एनटीपीसी में देखा क्या हाल हुआ था शेयर होल्डर कैटेगरी का। आपने एथर एनर्जी में देखा ही क्या हाल हुआ था शेयर होल्डर कैटेगरी में। तो सिर्फ बजाज हाउसिंग का जो शेयर था और टाटा टेक का, उसमें अच्छा प्रॉफिट हुआ।
बुल रन चल रहा था उस समय तो प्रॉफिट हो गया। अब वही एक्सपेक्ट हम एचडीबी से भी कर रहे हैं, तो ये थोड़ा-सा गलत हो जाएगा। और ऊपर से मोस्ट अवेटिंग आईपीओ, भाई एथर का भी बहुत नाम था कि आने वाला है तो हल्का मचा देगा, ऐसा-वैसा। वीडियो तो मैंने भी बनाया था, पर हुआ क्या? वैल्यूएशन हाई पे आ गया, प्राइस बैंड हाई हो गया, रिटेल फुल्ली तरह से सब्सक्राइब भी नहीं हो पाया था। ये सारी चीज़ें देखना है तो मेरे हिसाब से जिसके पास नहीं भी है, आराम से आप रिटेल में अप्लाई करो, अलॉटमेंट मिल जाएगा। दूसरी चीज़, शेयर होल्डर कैटेगरी में अप्लाई करने के लिए दूसरी सिनेरियो में होता है कि चलिए वैल्यूएशन ठीक-ठाक आ गया और बहुत ज़्यादा डिमांड आ गया इसमें, मतलब मान लीजिए अच्छा खासा सब्सक्राइब हो गया, तो उसमें क्या होता है कि अगर बहुत मतलब कि 10, 12, 10 सब्सक्राइब हो गया, मान लीजिए कि शेयर होल्डर कैटेगरी, जो अदर कैटेगरी रहता है उसको शेयर होल्डर कैटेगरी बोलते हैं। एक रिटेल होता है, एक एसएनआई होता है और एक क्यूआईबी होता है और एक अदर होता है। और एक एम्प्लॉय कैटेगरी, अगर एम्प्लॉय के लिए भी होगा तो एम्प्लॉय कैटेगरी भी आता है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। तो मान लीजिए कि अगर सब्सक्राइब हो गया अदर कैटेगरी यानी कि शेयर होल्डर कैटेगरी 12 टाइम, तो उसके लिए कम से कम आपको आपके पास मतलब कि मैक्सिमम जो लॉट होगा, जैसे मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ यहाँ पे बजाज हाउसिंग का। तो यहाँ पे क्या हुआ था, क्यूआईबी के सब्सक्रिप्शन देखो, एनआई के सब्सक्रिप्शन देखो, रिटेल में ईज़ी अलॉटमेंट था। ठीक है, एम्प्लॉय कैटेगरी भी ओवर सब्सक्राइब हो चुका था, इसमें भी ईज़ी अलॉटमेंट था। ये है अदर कैटेगरी, यानी जो आप शेयर होल्डर के लिए बोल रहे हो, ये शेयर होल्डर कैटेगरी 18.54 टाइम सब्सक्राइब हुआ था और टोटल सब्सक्रिप्शन 67.43 टाइम आया था। तो ये कैटेगरी में आपको अगर अलॉटमेंट चाहिए, तो आप देखो कि अदर कैटेगरी में ज़्यादा ईज़ी है या फिर रिटेल में। मेरे हिसाब से रिटेल में। रीज़न है कि अगर आपके पास ज़्यादा फंड है, मतलब कि शेयर अगर इस तरह के सिनेरियो बनते हैं, तो कम से कम आपको 13 एप्लीकेशन लगाने पड़ेंगे। यानी कि मोटा-मोटी 2 लाख रुपए अपने जेब में रखने पड़ेंगे, तब जाके आप शेयर होल्डर कैटेगरी में लगाओ मैक्सिमम लॉट के साथ, और उसके बाद 1 लॉट रिटेल में या फिर 1 लॉट स्मॉल एसएनआई या फिर 1 लॉट बिग एसएनआई में आप लगा सकते हो। शेयर होल्डर का फ़ायदा ये होता है कि आप एक साथ 2 एप्लीकेशन एक ही डीमैट में अप्लाई कर सकते हो। तो यही एक बेनिफिट है, बाकी कोई बेनिफिट नहीं है। और बहुत ज़्यादा डिमांड आ जाती है तभी ये मतलब कि बहुत बड़ा आईपीओ आ गया जिसमें शेयर होल्डर कैटेगरी है और वैल्यूएशन सस्ते हो गए और इश्यू साइज़ थोड़ा ठीक-ठाक है, छोटा है। अब इसका बजाज का इश्यू साइज़ कितना था? आप देखो यहाँ पे इसके आधे में था। एचडीबी फाइनेंस के आधे में बजाज का जो ओवरऑल इश्यू साइज़ था, बजाज का 12,500 करोड़ के आसपास है, इसका 6500 करोड़ के आसपास का इश्यू साइज़ है। तो मुझे ऐसा लगता है कि उस सिनेरियो में 3x के आसपास रिटेल में सब्सक्राइब होगा, तो आप मल्टीपल लॉट के साथ अप्लाई करो ना, मल्टीपल डीमैट अकाउंट के साथ अप्लाई करो, आपको डेफ़िनेटली मिलेगा। और एक शेयर अगर आप एलिजिबल भी हो शेयर होल्डर कैटेगरी के लिए, आपको मेल भी आ जाएगा, 1-2 दिन में आपको भी मेल आ जाएगा। लेकिन आप पहले से ही एलिजिबल हो, एक बार रिकॉर्ड डेट पता चल जाए कि रिकॉर्ड डेट क्या था, उसको भी मैं जल्दी अपडेट दे दूँगा। तो उसमें भी आप 1 से 2 एप्लीकेशन लगाओगे तो ईज़िली मिलने के चांसेज़ है। ओवरऑल सिनेरियो ये है कि आपको एचडीबी फाइनेंशियल में आराम से अलॉटमेंट मिल जाएगा, तो बहुत ज़्यादा टेंशन लेने वाली ज़रूरत है नहीं। बाकी मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।